हेलो साथियों, नमस्कार। आज अपन फिर रूबरू हो रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो मैं बीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी इसी कड़ी में जुड़े रहिए और इतिहास के प्रश्नों का शानदार आनंद उठाइए। इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे भागीदार बने। और अपन पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ सही है वो वाला देखना है। ऐसा नहीं है कि अपन नहीं को मान लेवे कि सही नहीं है, सही है वाले को देखना है। तो पहला है ए में हड़प्पा झेलम, यानी हड़प्पा झेलम नदी के किनारे है क्या? लोथल भोगवा नदी के किनारे है क्या? मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है क्या? और कालीबंगा सिंधु नदी के किनारे है क्या? तो इनमें से देखो साथियों, 3 तो गलत होंगे और 1 सही होगा। तो मैं पहले गलत वाले बता देता हूँ कि हड़प्पा जो है ये झेलम नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है ये रावी नदी के किनारे नहीं है, यह है अपने सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और जो कालीबंगा है ये अपना राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है और ये है कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो हड़प्पा रावी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है और कालीबंगा घग्गर के किनारे है। तो ये तीनों गलत हैं। और सही कौन सा है? सही है लोथल जो है गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा अपना राइट आंसर। यानी लोथल जो है सही है, एकदम भोगवा नदी के किनारे है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो साथियों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक निवेदन करूंगा छोटा सा, कि आप अगर नए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर देखते जा रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट बताइए ताकि उसमें अगर कोई भी सुधार की गुंजाइश हो तो अपन कर सके। दूसरा प्रश्न है, कांसे की मूर्ति, यानी इनमें से सही है, वैसा का वैसा ही प्रश्न है कि भाई इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है कांसे की मूर्ति कालीबंगा, कि भाई कांसे की मूर्ति कहाँ है? कालीबंगा है क्या? दूसरा है घोड़े की अस्थियाँ सूरकोटड़ा। तीसरा है मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है क्या? और वर्त स्नानागार जो है हड़प्पा से मिला है। इसमें भी वही ध्यान रखना है कि सही कौन सा है। तो इनमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो जो कांसे की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? कांसे की मूर्ति अपने को, और ये कांसे की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो आपको चित्र में दिख रही है कांसे की मूर्ति जो 11 इंच लंबी है, नृत्यरत स्त्री की मूर्ति है, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये वर्त स्नानागार जो लिख रखा है हड़प्पा, ये भी कहाँ से मिला है? ये वर्त स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है? तो अभी अभी अपन ने पीछे वाले प्रश्न में देखा था कि मोहनजोदड़ो है ये अपने कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हैं। तो ये आपको 3 सही हो, 3 जो है गलत हो गए कि कांसे की मूर्तियां हैं कालीबंगा से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे नहीं है, सिंधु नदी के किनारे है। और वर्त स्नानागार है ये हड़प्पा में नहीं मिले, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो इनकी आपको जो है एक एक की इमेज दिख रही है, वर्त स्नानागार की भी दिख रही है और कांसे की मूर्ति की भी दिख रही है।
तो सही कौन सा हो जाएगा? घोड़े की अस्थियां जो है ये सूर कोटड़ा से मिली है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी। कौन सा? बी, कि घोड़े की अस्थियां जो है सूर कोटड़ा से मिली है। आगे चलते हैं अपन। एपिग्राफी क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी जो है अपने को इंग्लिश वर्ड है एपिग्राफी। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन, जो अभिलेख होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन, अभिलेखों का प्राचीन भाषा का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन या प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। तो इसमें जो है एपिग्राफी है, ये अभिलेखों का अध्ययन होता है। यानी एपिग्राफी में कौन सा, जैसे बायोलॉजी में अपन जीवों का और सजीवों का वर्णन अध्ययन करते हैं, बॉटनी में पेड़ों का, जूलॉजी में जंतुओं का, तो उसी प्रकार से एपिग्राफी होती है, उसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। और जो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख ही है। क्यों है? क्योंकि ये समकालीन होते हैं, यानी उस समय क्या चल रहा था उन चीज़ों का वर्णन अभिलेखों में होता है। इसके साथ साथ अभिलेखों से जो है तात्कालिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है। वे उस समय क्या तो राजनीतिक स्थिति थी और क्या जो है धार्मिक स्थिति थी, इनका वर्णन तात्कालिक परिस्थितियों में करते। इसके अलावा जो है भाई राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी, भाई अशोक के अभिलेख यहाँ तक मिले हैं, यहाँ तक मिले हैं, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जैसे अभिलेख मिल गए तो ये अपने क्या हो गई, ये अशोक के राज्य की सीमा हो गई जैसे। तो ये सीमाओं का ज्ञान भी कराते थे, निर्धारण भी इन्हीं से होता है। इसके अलावा राजाओं का जो चरित्र और व्यक्तित्व है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये हो गया अपने एपिग्राफी का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है अपने, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सूची फेस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर इंगित कीजिए। अपने को क्या करना है? सूची फेस्ट को जो है सूची सेकंड से सुमेलित करना है और फिर जो कूट है उसको मिलाना है। कैसे? चौथा प्रश्न है सूची फेस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इंगित कीजिए। तो जैसे इसमें लिख रखा है एम मोहनजोदड़ो है, तो भाई यहाँ इसमें से मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला है। इसके बाद में लोथल से क्या मिला है, सूरकोटड़ा से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है। तो देखो मोहनजोदड़ो से स्तंभों वाला बड़ा कमरा जिसको सभागार भी कहते थे, ये मिला है। तो मोहनजोदड़ो ऐसे एक ही मिल जाएगा। लोथल है जो गुजरात में गोदीवाड़ा जहाँ से मिला है, वहाँ युगम समाधान मिला है। क्या मिला है? युगम समाधान मिला है। सूरकोटड़ा जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था, उससे घोड़े की अस्थियाँ मिली है। और हड़प्पा है, यहाँ से समाधि कब्रिस्तान R37 मिला है। तो R37 भी मिला है और समाधि जो है कब्रिस्तान H भी मिला है। दो कब्रिस्तान मिले थे, R37 और H। ये जो दोनों चीज़ें हैं कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। तो कहाँ से बैठ रहा है? मोहनजोदड़ो 1 यानी M1 यहाँ रहा है, तो पहले में ही अपने का काम हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें अपने को 1-2 जो आ रहा है उसको अगर मैच हो जाता है सही सही तो वो बिल्कुल सही है। लोथल 4 है, युग्म समाधान है, तो ये इसमें मिल रहा है। फिर आगे अगर अपन को कंफर्म करना है तो अपन मिला सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। सूरकोटड़ा है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली है, 2 नंबर में है। और हड़प्पा से समाधि R37 मिला है, तो ये 3 नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे अपन चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक भारत के जो लोग हैं वो किससे संबंधित थे? ऋग्वैदिक भारत के जो लोग हैं वो किससे संबंधित थे?
तो पहला है सिंधु घाटी से, दूसरा सरस्वती घाटी से, सतलज घाटी से और प्रवसनी घाटी से। तो देखो अपन इसको किस आधार पे कर सकते हैं। जैसे अपन ने ऋग्वेद में एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई जो ऋग्वेद की ऐतिहासिक घटना वो जो पढ़ी थी अपन ने, दशराज्य युद्ध। क्या पढ़ा था? दशराज्य युद्ध, जो भरत और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। यशस्वंशी राजा भरत और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसको दशराज्य कहते। वो कहाँ हुआ था? वो परूशनी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए परूशनी घाटी से संबंधित थे ऋग्वेदी के लोग, भरत लोग। आ गया ना। तो ये भरत और दशराज्य युद्ध हुआ था 10 राजाओं और भरत के बीच में, वो परूशनी घाटी से संबंधित थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सूरापेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? तो देखो अग्निष्टोम यज्ञ कौन कौन से है? अग्निष्टोम है, राजसूय है, श्रोत्रामणि है और वाजपेय है। तो इसमें से जो है अपने को कौन सा देखना है? सूरा पेय जो है, सूरा का पेय होता था वो श्रोत्रामणि यज्ञ में होता था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें सवाल पे चलते हैं अपन। तो इससे पहले मैं निवेदन करूँगा कि साथियों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि बिना कुछ दिए आपको बहुत ही अच्छे जो प्रश्न है जो आ रहे हैं अपने परीक्षाओं में, उसका विश्लेषण अपन जो कर रहे हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियरी रहे। तो आगे अपना 7वां प्रश्न आता है, हड़प्पा निवासियों के एक कथन और कारण वाला जो प्रश्न आता है, ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी से इनको करना रहता है और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। तो कथन क्या है? हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। वे हड़प्पा और जो मेसोपोटामिया है, हड़प्पा को उसमें मेलुआ कहते थे, इसको उर कहते थे मेसोपोटामिया। उर और मेलुआ के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, ये कथन है। अब इसका कारण क्या है कि भाई था या नहीं, कि मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली है, कि जो खोज हुई थी बहुत सारी, उन खोजों में क्या हुआ, उसमें हड़प्पा की मुद्राएं मिली है मेसोपोटामिया में। इसका मतलब ये होता है कि भाई हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे। तो इसमें पहला है ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और कथन का कारण भी सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है कि भाई ये संबंध था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुद्राएं मिली है। तो इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अपन। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से? हड़प्पा जो सभ्यता के प्रश्न है उन पे कथन है, उन कथनों पे विचार करना है। कि धोलावीरा नगर जो है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, 3 भागों में बटा हुआ है और यहाँ से क्या क्या मिला वो आपको पता ही है। नगर प्राचीर है द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में, समांतर चतुर्भुज के आकार में था। धोलावीरा जो नगर है प्राचीर द्वारा संरक्षित था और समांतर चतुर्भुज के आकार में था। कालीबंगा में नगर प्राचीर, अब ये धोलावीरा आ गया गुजरात वाला, ये कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ वाला। प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल्की लीकें भी बनी है। मैंने इसे बताया था कि हलाइयाँ हैं, उनमें जो संकड़ी हराइयाँ थी उसमें चने बोते थे और जो चौड़ी हराइयाँ थी उनमें सरसों बोते थे। तो ऐसे जो है उदाहरण अपने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है भाई, केवल एक सही है कि भाई धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था, और कालीबंगा
तो केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही है? तो इसमें साथियों दोनों ही सही है। धौलावीरा नगर है वो प्राचीर द्वारा संरक्षित और चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज के आकार में था, और कालीबंगा नगर के बाहर जो है हल द्वारा जोता गया खेत मिला है। तो दोनों ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों अपन। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन वाला ही प्रश्न है, कथन पे आपको विचार करना है। न चुकाए गए ऋण के बदले में, न चुकाए गए ऋण के बदले में दास, तो यानी जब ऋण नहीं चुकाया जाता था तो उस व्यक्ति को दास बना लिया जाता था। प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। ये ध्यान रखना है साथियों, नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि हाँ थी, ऐसा नहीं है, तो नहीं थी। वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत न तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था और न ही पुनर्विवाह का अधिकार था। तो इसमें कौन कौन से सही है? इसमें न तो कोई केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और नहीं दो सही है। तो इसमें ये आ जाएगा न तो एक सही है कि भाई न चुकाएगा ऋण के जो दासत्व की प्रथा है वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में थी आ जाता, तो ये सही होता, लेकिन नहीं आया है। और पुनर्विवाह का जो है अधिकार था, यानी पुनर्विवाह का भी था। और इसके अलावा नियोग प्रथा जो है पुत्र के लिए अपने रिश्तेदार के साथ संभोग कर सकती थी, नियोग प्रथा भी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अपने डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए आप ताकि सभी भाइयों तक ये पहुंच सके, बार बार अच्छा रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में राजा द्वारा दी की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है कि भाई ऋग्वेद जो है उसमें राजा द्वारा जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसके बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अथर्ववेद में वस्त्रों यानी दुर्स, वस्त्रों को क्या कहते थे? दुर्स, तथा बकरी की खाल यानी अजिन का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो इसमें देखो साथियों, जो एक नंबर वाला है ऋग्वेद में जो है राजा द्वारा की जाने वाली जो न्यायिक प्रक्रिया उसका कहीं विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि उस समय राजा जो है केवल क्या था? युद्ध का देवता था, वो संपत्ति या जमीन का देवता नहीं था, उसका मालिक नहीं था, स्वामी नहीं था, तो वो न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं करता था और इसका इतना विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। तो ये गलत हो जाता है, और ये जो है ये सही है। अथर्ववेद में वस्त्र और बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऋग्वेद में जो राजा है वो न्यायिक और वैधानिक प्रक्रिया का कोई विस्तृत वर्णन अपने पास है नहीं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।